नाजरीन, ब्रेक से पहले बात हुई थी डॉक्टर जाहिद आज़म के साथ पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया था हेलिकोबैक्टर पाइलोराई या एच पाइलोराई को नंबर 1 कैंसर कॉजिंग एजेंट्स में कंसिडर किया जाने लगा है। तो इसके हवाले से ज़रा पूछना चाहूँगा मैं कि इसके अंदर इलाज का क्या तरीक़ाकार होता है? एक दफ़ा ये ऑर्गेनिज़म पॉजिटिव जब आ जाता है तो किस तरह की दवाएँ दी जाती हैं और कितने अरसे तक दी जाती हैं? इसके अंदर जो बेसिक मैकेनिज़्म वो ये है कि आप एसिड को सप्रेस करते हैं, जिसके लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की दवा दी जाती है 4 वीक्स के लिए। इसके साथ साथ 2 किस्म की एंटीबायोटिक को शामिल किया जाता है हफ्ते से 2 हफ्ते के लिए। अच्छा। और इस तरह से इसको इलाज किया जाता है आमतौर पे। और अगर ये 90% क्योंकि कामयाब हफ्ते इलाज होता है। से 2 हफ्ते या 14 दिन तक कोई दवा अगर आप ख़ासकर एंटीबायोटिक आप किसी को दें तो ये बहुत इम्कान होता है कि वो बीच में पूरा अपना कोर्स ना करे। कोर्स पूरा ना करना कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? देखें, बेहतर तो ये कि कोर्स पूरा किया जाए, लेकिन अगर कम से कम हफ्ते भी एंटीबायोटिक ले लिए तो आमतौर पे कोर्स बेहतर तरीके से हल मतलब कामयाबी से हल हो जाता है, बीमारी कंट्रोल इलाज में आ कंट्रोल हो जाती है। जाती है। दूसरी चीज़ जो ये है कि लकली हमारे यहाँ गैस्ट्रिक कैंसर काफ़ी कम है पाकिस्तान में। उसकी वजह ये कि जो हेलिकोबैक्टर का जो टाइप्स है, जो वायरल इन्फेक्टर हम कहते हैं, वो निस्बतन बेहतर वाला है एज़ कम्पेयर टू जो कैंसर करता है वो कम है। तो अच्छा। अगर इसकी मिसाल इस तरह से ले लें कि जापान में, कोरिया के अंदर, वहाँ पर गैस्ट्रिक कैंसर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इसी वजह से अगर वहाँ पर हेलिकोबैक्टर किसी को आ जाता है तो वो उसके पीछे पड़ जाएंगे कि नहीं, उसको इलाज ख़त्म करके उसको डॉक्यूमेंट करेंगे कि जी ये ख़त्म हो गया है। जी। हमारे यहाँ लकली गैस्ट्रिक कैंसर कम है और हमारे जो यानी टाइप ऑर्गेनिज्म का भी हेलिकोबैक्टर जो का वेरिएंट जो हमारे पास वेरिएंट पाया है वो जाता ज़रा है। सा थोड़ा सा बेहतर वाला है, तो जी। ट्यूमर करने के चांस उसमें कम होते हैं। गैस्ट्राइटिस, अल्सर, ये सारी चीज़ें तो कर रहा होता है, लेकिन ट्यूमर कम कर रहा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एंटीबायोटिक्स के साथ भी मैंने अक्सर व बेशतर ये देखा है कि जैसे आपने तस्करा किया था कि पेन किलर्स की वजह से ये बीमारी इंड्यूस हो सकती है। इसी हवाले से मैं पूछ रहा हूँ कि बहुत अरसे तक जब एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं या ख़ासकर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में जब एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं तो अक्सर वही शिकायत करते हैं कि अब खाया पिया नहीं जा रहा, मुंह पक गया है या बहुत पेट निज़ाम हज़म उनका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। जी बिल्कुल। कोई ख़ास वजह होती है इसकी? इसकी वजह ये होती है कि ये व्हाट वी कॉल एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। जो एंटीबायोटिक का मसला ये होता है कि आप इस तरह समझ लें कि हमारी जो बड़ी आंत है उसके अंदर कुछ जरासीम होते हैं जो हमें मदद कर रहे होते हैं हमारे हाजमे के लिए, और कुछ जरासीम जो अच्छे जरासीम नहीं होते वो भी होते हैं। तो उसका जो रेशियो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है एंटीबायोटिक से। तो ना सिर्फ ख़राब जरासीम को एंटीबायोटिक ख़त्म कर रहे होते हैं, बल्कि जो हमारे प्रोटेक्टिव जरासीम हमारे लिए होते हैं, जो हमें कुछ फजला को कन्वर्ट कर रहे होते हैं नॉर्मल उसमें, तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो वो जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ख़त्म हो जाता है जिसकी वजह से डायरिया शुरू हो जाता है। तो एक अच्छा, तो ये उसकी होता वजह है। से प्रॉब्लम। स्पेसिफिकली अगर हम हेलिकोबैक्टर की ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो उसमें जो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जैसे क्लेरिथ्रोमाइसिन दी जाती है या एंटामिस जो मेट्रोनिडोल दी जाती है, तो वो उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है मेटालिक टेस्ट मुंह का कर देता है और सारी चीज़ें करती है। इसी तरीके से जो एमोक्सिसिलिन या इस टाइप की एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं वो कुछ लोगों को डायरिया करती हैं, इंड्यूस करती हैं। आमतौर पे तजवीज़ ये करते हैं हम अपने पेशेंट्स को कि अगर डायरिया हो रहा है तो स्पगोल उस 1 हफ्ते के लिए स्पगोल ले लें, जी। तो उसके आमतौर साथ पर ये इसके मामला उसके किसी हद साथ तक मामला कंट्रोल में आ किसी हद तक जाता है। कंट्रोल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कॉम्प्लिकेशंस का भी आपने तस्करा किया था। कॉम्प्लिकेशंस में आपने जिक्र किया था कि कभी कभी अपर जीआई ट्रैक्ट से या जैसे आपने बताया था गज़ा की नाली के निचले हिस्से से खून आने लगता है जो काले पैखानों का मौजब बनता है, या फिर ये कि खून की उल्टियों की वजह भी बन सकता है। तो उस मामले में क्या इलाज का तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो जाता है? डेफिनेटली जब किसी को खून की उल्टी आए तो ऐसे ही पूरी फैमिली परेशान होकर के नॉर्मली बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल। मैकेनिज़्म के वो अपने करीब तरीन हॉस्पिटल या फ़ौरन वहाँ पर लेके एमरजेंसी में जाएंगे लेकर इमरजेंसी जाते हैं। में। वहाँ पर डेफिनेटली लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है, उसको उस तरीके से इमरजेंसी के तौर पर डील किया जाता है और पेशेंट को स्पेशल केयर या आईसीयू में एडमिट किया जाता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट को हम स्टेबलाइज करते हैं, ब्लड प्रोडक्ट्स वगैरह अरेंज किए जाते हैं और उसके बाद एंडोस्कोपी की जाती है। दिस इज़
क्योंकि एंडोस्कोपी मैंने बताया था जैसे पहले कि डायग्नोसिस के लिए तो की जाती है, ना सिर्फ डायग्नोसिस करते हैं बल्कि यहाँ पर हम उसको थेरेपेटिक इलाज यूज़ के करते लिए। हैं इलाज की मदद के लिए, क्योंकि पेचीदगी ये हो सकती है कि जो खून आ रहा है हम उसको एंडोस्कोपी से स्टेपलर कर सकते हैं, इंजेक्ट करके उसको बंद कर सकते हैं। आर्गन प्लाज्मा कोगुलेशन हम कहते हैं, आर्गन गैस होती है उससे हम क्लॉट उसको बना सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वेरियस मैकेनिज्म्स हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इफ़ यू फेल जी। तो देन वी रेफर और सर्जिकल कोलीग्स को, सर्जन्स को इन्वॉल्व करते हैं और सर्जन्स पर उस पर ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि जो पहले सुना होगा आपने कि जो खून की उल्टी हुई या ये हुआ और उसका अल्सर फट गया या कॉम्प्लिकेशन हो गई तो सर्जरी की जाती थी। आमतौर पर सर्जरी के रेशो बहुत कम है जिसमें हम फेल हो जाते हैं एंडोस्कोपिकली थेरेपेटिक इंटरवेंशन जब सर्जन्स को कॉल किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एंडोस्कोपी के बारे में भी ये देखा गया है कि जब भी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी जब ये लिख के दिया जाता है कि तशखीस बेहतर तौर पर हो सके, तो अक्सर पेशेंट्स इज्तनाब करते हैं करवाने से। कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह या कोई मुज़र असरात इसके साथ एसोसिएटेड हैं? देखें, डिपेंड करता है कि किस सेटअप में करा रहे हैं, कहाँ करा रहे हैं और कौन कर रहा है, सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं। अगर मैं बात करूँ, पहले जो एंडोस्कोपी होती थी उसके कैमरे जो हैं वो जो स्कोप था वो मोटा होता था, फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, वो अब ऑब्सलीट हो गई है। अब इस वक्त वीडियो स्कोप्स हैं, पतले हैं थोड़े, वो फ्लेक्सिबिलिटी उसकी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा आसान हो गया है। दूसरी चीज़ ये है कि नीम हुनूदगी की हालत में हम या कॉन्शियस सेडेशन जिसको आप कहते हैं उसके अंदर हम एंडोस्कोपी करते हैं तो पेशेंट जागा हुआ नहीं होता, सोया हुआ होता है। क्योंकि अगर मैं स्कोप अपनी उंगली भी हलक में डालूं तो मुझे उबकाई आना शुरू होगी, बिल्कुल, रैच करना बिल्कुल। शुरू हो जाऊंगा। तो जब स्कोप टॉलरेट नहीं कर रहे होते हैं तो इसलिए नींद की दवा दे करके और उसके बाद एंडोस्कोपी की जाती है, तो आमतौर पर उसमें कोई तकलीफ नहीं होती। वर्स कम वर्स ये होता है कि जो स्कोप अंदर गया हुआ है और आप नींद में और मुंह हिला रहे हैं थोड़ा नींद में, जी। नींद उसमें, तो उसकी वजह से एक फ्रिक्शन, जो वो स्कोप जा रहा है तो उसके से एक फ्रिक्शन होता है, तो उसकी वजह से वर्स कम वर्स जो होता है वो ये होता है कि आपको गले की खराश की सी फीलिंग एक आती है। उसके लिए आमतौर पर हम तजवीज़ ये कर रहे होते हैं कि स्टीम ले लें, ये सारी चीज़ उससे सेटल हो जाता है, लॉजेंजेस ले लें। जी। दूसरी जो चीज़ हो सकती है जो एंडोस्कोपी की कॉम्प्लिकेशंस या वो उसमें कॉम्प्लिकेशंस ये कि जिस वक्त आप कर रहे हैं प्रोसीजर और आप केयरफुल नहीं है या कोई और प्रॉब्लम आई है तो वो परफोरेशन या फटने का खतरा होता है, लेकिन वो बहुत ना होने के बराबर रेयर रिस्क है, केसेस में होता है। बहुत रेयर केसेस में होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तज़किरा किया था बैरेट एसोफेगस का, कि कभी कभी इसके अंदर निचले गज़ा की नाली के निचले हिस्से में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आने लगती हैं जो कि कैंसर का मौजब बन सकती हैं आगे चलकर। तो उसके अंदर इलाज का क्या तरीक़ाकार होता है? बैरेट एसोफेगस के अंदर हम दो तीन चीज़ें कर सकते हैं। जो चीज़ है वो ये कि आप बायोप्सी करके पहले तो आपने कंफर्म कर लिया, प्रूफ कर लिया, उसके बाद ऐसे मरीज़ों को सर्वेलेंस पे डाल दिया जाता है। क्योंकि अगर हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया यानी ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जिसमें कि बिल्कुल अर्ली कैंसर की तरफ जा रहा है, तो दो तीन काम किए जा सकते हैं। एब्लेशन थेरेपी होती है जिसमें लेज़र से उसको वो किया जाता है, लेकिन दूसरी चीज़ तजवीज़ आती है प्रोफाइलेक्टिकली ओसोफेगस को निकाल दिया जाता है ताकि कैंसर ना बने उसके अंदर। दूसरे जो काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि सब म्यूकोजल रिसेक्शन कहते हैं, एंडोस्कोपिकली जो लाइनिंग है उसको पूरी उसको निकाल दिया जाता है। तो दो तीन इस तरह से चीज़ें की जा सकती हैं, आर्गन प्लाज्मा कोगुलेशन से किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं। कॉम्प्लिकेशंस अगर आपको नज़र आ रही हैं हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया, तो आमतौर पे ये कहा जाता है कि आप ऑपरेट करवा लें उसको। डॉक्टर साहब, पेप्टिक अल्सर डिज़ीज़ के मामले में जो एक बात और जानना चाहूँगा मैं आपसे, वो ये है कि मुकम्मल इलाज के बाद क्या ये बीमारी वापस आने का, मतलब इस चीज़ का अंदेशा होता है कि ये बीमारी आगे चलकर दोबारा लाहक हो जाए? देखिए, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ तो इम्बैलेंस है आपका एसिड सिक्रीशन और उसके जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है उसके अंदर। तो अगर मिसाल के तौर पे आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज़ पास में रह चुकी है, अब वो दोबारा कोई भी ऐसी चीज़ आपके साथ हो रही है, मिसाल के तौर पे आप ग़िज़ा दर्द में की दवाएं एहतियात नहीं बरत रहे या खाना शुरू हो गए दवाएँ? हैं या जी। ग़िज़ा में एहतियात नहीं बरत रही है कुछ, तो दोबारा भी हो सकती है। तो वो ये है। आमतौर पे देखा गया कि अगर हेलिकोबैक्टर गैस्ट्राइटिस है तो हेलिकोबैक्टर अगर आप ट्रीट सक्सेसफुली हो गया तो आमतौर पे हेलिकोबैक्टर दोबारा नहीं आता, लेकिन उसके चांसेस होते हैं रिक्रूडेसेंस हो सकती है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाज़रीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के मुताल्लिक़ मज़ीद बात की जाएगी। डोंट गो एनीवेयर।